Hello everyone. Today I am going to explain you chapter physical activity and leadership training of physical education for class 11th. My dear viewers, in this chapter we will discuss about the leader, role of leader, quality of leader and the adventure sports. So let's start from the word physical activity. What do you mean by physical activity? Physical activity means such kind of activity in which you involve physically. So can we say that physical activities are similar to the exercise? No. Physical activities and exercise are different terms. In exercise, you do what? You involve yourself for improving any component of physical fitness. As I have told you in the previous chapter, physical fitness wellness, that there are 5 components of physical fitness: strength, endurance, speed and flexibility. And if you want to improve any component or all of the component, then you must go through the exercise. So exercise is what? To improve the components of physical fitness. And what is physical activity? Physical activity means a kind of activity in which you involve yourself physically, like running, skipping, football, hockey. These are the physical activities. And if you want to improve yourself in these activities, then you must go through the exercise. एक्सरसाइज करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को बढ़ा लेते हैं और उसके बाद ही हम इन एक्टिविटीज़ में अपने आप को अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. तो ये फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है, अगर ये करते हैं, इफ़ यू परफॉर्म द फिजिकल एक्टिविटीज़, एंड what kind of benefits you will face. If you perform the physical activities, then definitely you reduce the risk of the lifestyle diseases. There are a number of lifestyle diseases like asthma, diabetes, back pain, hypertension. And if you perform regularly in the physical activities, then the chances of these lifestyle diseases will become automatically reduced. कम हो जाएंगे इन लाइफस्टाइल डिजीज के होने के चांस. कब? जबकि आप फिजिकल एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे. Another benefit of physical activity is it improves the cardiovascular system, or you can say that it improves the cardiorespiratory system. अगर आप रेगुलर बेसिस पे फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो आपका जो कार्डियो यानी कि हार्ट और वास्कुलर मीन्स रेस्पिरेटरी, ये दोनों ही सिस्टम जो आपके हैं ये बढ़िया परफॉर्म करेंगे तो आपकी फिटनेस का लेवल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा. और ये फिजिकल एक्टिविटीज़ को हम लीडरशिप के साथ क्यों ऐड कर रहे हैं? लीडरशिप का जो टॉपिक है ये ऐड करने का पर्पस ये है कि स्कूलिंग में, ड्यूरिंग द स्कूलिंग, हम चाहते हैं कि बच्चों के अंदर इस तरह के जो क्वालिटीज़ हैं, लीडरशिप की क्वालिटीज़, वो डेवलप हों. तो उसके लिए कौन सी एक्टिविटीज़ हम कराते हैं? हम पार्लियामेंट डेवलप करते हैं. वी क्रिएट अ पार्लियामेंट इन द स्कूल. जब पार्लियामेंट क्रिएट होती है, देन पार्लियामेंट में वी क्रिएट द कैप्टन्स, हाउस वाइस कैप्टन्स, प्रीफेक्ट्स, स्पोर्ट्स कैप्टन, स्पोर्ट वाइस कैप्टन, कल्चरल इंचार्ज. ये जितने भी डेजिग्नेशन हमने अभी बताया आपको, ये सारे डेजिग्नेशन का एक पर्पस है. पर्पस है स्कूल के अंदर डिसिप्लिन को मेंटेन करना, स्टूडेंट्स के अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ को डेवलप करना और स्टूडेंट्स के अंदर सोशल वैल्यूज़ को भी डेवलप करना. जब बच्चे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो सोशली डेवलप करते हैं. अदरवाइज होगा क्या? अगर बच्चे सोशली डेवलप नहीं करेंगे तो वो एक धीरे धीरे डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं. और ये डिसऑर्डर उनकी जो लाइफ की ग्रोथ है, आइदर द एकेडमिकली और द इंटेलेक्चुअल, वो कहीं ना कहीं रिटार्ड कर जाती है, रुकावट होती है उसमें. परफॉर्मेंस आपकी जो है वो डिक्लाइन हो जाती है किसी भी फील्ड में. तो लीडरशिप जो है, अगर उसको स्टार्ट करें वर्ड से लीडर, तो होता क्या है लीडर?
व्हाट डू यू मीन बाय लीडर? लीडर जो है, लीडर मीन्स अ इंडिविजुअल दैट हैव अ कैपेसिटी टू रैली द पीपल फॉर अ कॉमन पर्पस। एक ऐसा इंडिविजुअल जो किसी कॉमन पर्पस को सॉल्व करने के लिए किसी भी टीम को रैली कर सकता है। दैट पर्सन इज नोन एज द लीडर। लीडर के भी दो टाइप होते हैं, प्रोफेशनल लीडर और द डेमोक्रेटिक लीडर। प्रोफेशनल लीडर लाइक द टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर, मैनेजर, दे ऑल्सो लीड द टीम को लीड कर रहे हैं किसी कॉमन पर्पस के लिए, तो भी लीडर है, बट दे आर द प्रोफेशनल लीडर। और डेमोक्रेटिक लीडर की बात करें तो डेमोक्रेटिक लीडर भी टू टाइप्स के होते हैं, मैच्योर लीडर और द अमैच्योर लीडर। मैच्योर लीडर लाइक MLA, MP, these are the mature leader. And immature leader means school captain, school vice captain, team captain. These are the immature leader. ये लीडर की बात है, ये फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ इसलिए रिलेट करी, मैंने आपको पूछा भी था, बीच में बताया था, इसलिए कि स्कूल में जो लीडर हम डेवलप करना चाहते हैं वो नॉर्मली स्पोर्ट जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन एक्टिविटीज़ में कैप्टन बनाना, वाइस कैप्टन क्रिएट करना, और फिर उनको कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना, उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे पूरा करना है, उनके आइडियाज़, थॉट्स उन्हें देना, सजेशंस देना, और उनके अंदर वो क्वालिटीज़ को डेवलप करना कि वो एक अच्छी लीडर की तरह परफॉर्म करें। Whenever we organize any sport meet, any sport event, then we require such kind of captains or vice captains who can rally their team, who can lead their team in a systematic way, in a disciplined way. तो उन फिजिकल एक्टिविटीज़ को जो परफॉर्म करते हैं जब वो और एक प्रॉपर वे में, डिसिप्लिन वे में परफॉर्म करते हैं, तब उनकी जो पर्सनालिटी है वो ओवरऑल ग्रूम करती है। And only then you can see that the student is getting the education in a proper way. Now, the next topic is the quality of leader. What kind of quality a leader must have? कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए लीडर के अंदर? तो पहली क्वालिटी जो है, फर्स्ट क्वालिटी इज दैट एकेडमिकली साउंड। जो उसका एकेडमिक्स है, जो उसका मेन सब्जेक्टिव नॉलेज है, दैट मस्ट बी साउंड। In the first chapter, I told you that the meaning of education is whenever a person is technically perfect, mentally tough and morally sound. जब उसके पास ये तीन चीज़ें होती हैं, टेक्निकली परफेक्ट होना, mentally tough होना, morally sound होना, only then you can say that the person is getting the education in a proper way. Here also we can say that academically sound is the third part of the education. That means technically perfect होना. So if any individual, a student is technically perfect, only then that person can be a good leader. Another point is good personality. A leader must have the good personality, impressive personality, intelligent, must be innovative. लीडर को इनोवेटिव होना चाहिए, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को शेयर करने वाला होना चाहिए, क्रिएटिव आइडियाज़ प्रोड्यूस करने वाला और उन्हें इम्प्लीमेंट करने वाला होना चाहिए। इफ अ लीडर हैव सच काइंड ऑफ क्वालिटी, ओनली देन अ लीडर विल बी सक्सेसफुल। डिसिप्लिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन ईच एंड एवरी फील्ड। इफ अ पर्सन इज डिसिप्लिन, ओनली देन द पर्सन कैन गेट द सक्सेस इन एनी फील्ड। लीडर के पास ही वो क्वालिटी होनी चाहिए, लीडर मस्ट बी डिसिप्लिन्ड। अगर लीडर डिसिप्लिन्ड है तभी अपनी टीम को कंट्रोल कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है और रैली कर सकता है। इम्पार्शियल, पार्शियल होने का कोई चांस नहीं है लीडर के साथ। लीडर के लिए सारे के सारे मेंबर्स, टीम के मेंबर्स हों या ग्रुप के मेंबर्स हों, सब इक्वल है। उनके साथ बिहेव जो है वो इम्पार्शियल होना चाहिए। तो दीज आर द क्वालिटी ऑफ लीडर। सिंपल क्वालिटीज़ हैं ये पॉइंट्स आपके, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ लीडर।
क्वालिटी जो है लीडर के पास, अच्छी बातें होनी चाहिए। उसके बाद लीडर का रोल क्या है, किस तरीके से परफॉर्म करे। तो पहला ग्रुप रिप्रेजेंटेशन, जो लीडर होता है अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, बताता है कि हमें करना क्या है, हमारी टीम को करना क्या है। रिड्यूसेस द स्ट्रेस, इफ अ लीडर इज अनेबल टू रिड्यूस द स्ट्रेस ऑफ द टीम और एनी टीम मेंबर, then the team will become demoralized. अगर रिड्यूस नहीं कर पाएगा लीडर अपनी टीम के स्ट्रेस को, तो टीम का डिमोरलाइज हो जाएगी। कहीं भी स्ट्रेस में आती है टीम, तो मोटिवेट करना है उसे, पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव आइडियाज़ को शेयर करना है और सर्कुलेट करना है। इंस्पायर अदर, ये वर्ड भी से कोरिलेट करेगा कि इंस्पायर करने वाला लीडर होना चाहिए। लीडर मस्ट बी इंस्पायरिंग। तो ऐसे थॉट्स और आइडियाज़ को टीम के साथ शेयर करें और ऐसे आइडियाज़ टीम को बताएं कि टीम इंस्पायर हो, खुद टीम को लीड इस तरीके से करे कि टीम उसको देख के, उनके आइडियाज़ को देख के इंस्पिरेशन फील करे। बेटर डिसिप्लिन, ऑब्वियसली बात है, ये पहला रोल है उसका टीम के अंदर और ग्रुप के अंदर डिसिप्लिन को वो क्रिएट करे बेटर तरीके से। इफ टीम और द ग्रुप इज नॉट इन डिसिप्लिन, द टीम और द गेम विल बिकम अनसक्सेसफुल। इम्प्रूव एबिलिटी, जो भी एबिलिटीज टीम मेंबर्स के अंदर हैं उनकी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने की क्वालिटी लीडर के अंदर होनी चाहिए। Leader must have the potential to analyze that what kind of work the particular member should do or should perform. किस मेंबर को कौन सा वर्क परफॉर्म करना चाहिए, इस चीज़ को एनालाइज करना लीडर को आना चाहिए। दीज आर द रोल ऑफ लीडर। नेक्स्ट इज अ बिहेवियर चेंज स्टेज फॉर द फिजिकल एक्टिविटी. It's another topic of this chapter, and this topic is directly related to the psychology. Behavior change stage for physical activity. There are 5 stages of your behavior that you can say that those change by the time, समय के साथ जो चेंज हो जाती है। क्या है ये स्टेजेस? पहली स्टेज है प्री कंटेम्पलेशन स्टेज। प्री कंटेम्पलेशन स्टेज का मतलब यहाँ पर है जब भी आप किसी काम को या किसी एक्टिविटी को करने जाते हैं तो उसके पहले उसके बारे में कुछ एक प्लानिंग कर लेते हैं, एक धारणा बना लेते हैं कि ये किस तरह की होगी या इसमें परफॉर्म करेंगे तो इससे हमें क्या बेनिफिट होगा या क्या लॉस होगा। तो कुछ टेंडेंसी साइकोलॉजी होती है कुछ लोगों की कि वो पहले से ही आइडिया बना लेते हैं कि नहीं ये तो बेकार है, नॉनसेंस है, इट इज़ ऑफ नो यूज़, ये हमारे किसी काम की नहीं है। तो प्री कंटेम्पलेशन स्टेज में जो साइकोलॉजी होती है वो ऐसी होती है कि हम किसी भी काम के प्रति पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं, पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये हमारे काम की नहीं है। कोई भी इंडिविजुअल उसके बारे में कोई भी प्लस पॉइंट या पॉजिटिव आइडियाज़ या पॉजिटिव पॉइंट्स बताए, बट हम उसे फॉलो नहीं करते। इन द कंटेम्पलेशन स्टेज, जो नेक्स्ट स्टेज है कंटेम्पलेशन स्टेज, साइकोलॉजी कहती है इस स्टेज में आप अवेयर हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं कि अगर किसी भी आइडिया के बारे में, किसी भी थॉट के बारे में आपको बताया जा रहा है तो उसकी पॉजिटिव पॉइंट क्या है और नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ द पॉजिटिव पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट यू डिसाइड दैट वेदर द सिचुएशन इज सुटेबल फॉर यू और यू शुड अडॉप्ट द थिंग्स। आपको चीज़ अडॉप्ट करनी है या नहीं करनी है। तो कंटेम्पलेशन स्टेज क्या एक अवेयरनेस स्टेज है जिसमें आप ये डिसाइड करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये हमारे लिए सही होगी या नहीं होगी। एकदम से डिसीजन लेते हैं कि नहीं ये गलत ही है या ये एकदम से सही है, पहले उसे एनालाइज करते हैं और उसके बाद उसको अडॉप्ट करने के बारे में डिसीजन लेते हैं। दैट इज़ अ कंटेम्पलेशन स्टेज। नेक्स्ट स्टेज इज द प्लानिंग स्टेज। जब आप किसी भी काम को करने का डिसाइड कर लेते हैं उसके बाद आप प्लानिंग करना स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजिकली दैट हाउ टू बिकम परफेक्ट इन दैट पर्टिकुलर वर्क। वो जो काम है जिसके बारे में हमने डिसाइड किया है कि इसे हमें करना है उसको बेहतरीन तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से हम कैसे परफॉर्म करें, तो उसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत है। तो प्लानिंग स्टेज में साइकोलॉजी कहती है कि आप प्लान करते हैं, अपने आइडियाज़ को एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करते हैं। नेक्स्ट स्टेज होती है एक्टिव स्टेज। इन दिस स्टेज यू इम्प्लीमेंट दोज आइडियाज़, दोज प्लानिंग। वो जो आइडियाज़ आपने प्लान किए थे, एक
प्लान बनाया था उस प्लान को आप इम्प्लीमेंट कर देते हो, लागू कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट है और आपने पूरी वीक का एक प्लान बनाया है कि डेली 3 आवर यू विल स्पेंड फॉर द फिजिक्स एंड 2 आवर फॉर द केमिस्ट्री एंड 1 आवर फॉर द मैथमेटिक्स और द 5 आवर्स फॉर द मैथमेटिक्स इन अ वीक और इन अ सिंगल डे। इट्स डिपेंड ऑन यू। कोई भी आपने प्लानिंग अगर डिसाइड करी है तो उस प्लानिंग को अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम होता है, वो होता है एक्टिव स्टेज, कि हम इस पर्टिकुलर डे में इतने आवर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए देंगे, या फिजिकल एक्टिविटीज़ में किसी स्पोर्ट्स में है तो किस पर्टिकुलर कंपोनेंट को इम्प्रूव करने के लिए हम कितने आवर्स देंगे किस पर्टिकुलर डे पे, उसको हम फॉलो करते हैं उस चार्ट। दैट इज एक्टिव स्टेज। नेक्स्ट स्टेज इज द मेंटेनेंस स्टेज। जब उस प्लान को आप फॉलो करते हैं तो फॉलो करने के बाद जो टायर्डनेस और एग्जॉस्ट आप फील करते हैं, उस एग्जॉस्ट और टायर्डनेस को रिमूव करने के लिए एक मेंटेनेंस स्टेज होती है जिसमें आप उस प्लान को रीसफल कर देते हैं, जिससे उसमें आपको जो बोरियत फील हुई है या कुछ ड्रॉबैक या माइनस पॉइंट्स फेस किए हैं उनको रिमूव करने के लिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स देने के लिए कुछ रिलैक्सेशन डेज दे देंगे। सपोज आपने लास्ट वीक में 4 डेज स्पेंड किए थे अपने एकेडमिक्स के लिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ के, तो अगले वीक में जो है आप 3 डेज भी दे सकते हैं, यानी 3 डेज आपने रिलैक्सेशन के लिए दे दिए। तो दीज आर द मेंटेनेंस स्टेज। ये 5 जो स्टेज है ये आपकी जो परफॉर्मेंस है इन एनी काइंड ऑफ फील्ड उसमें इम्प्रूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इफ़ यू प्लान अकॉर्डिंग टू दीज स्टेज then your plan and your motto will become automatically successful. That means you can easily get the success. Next is the adventure sport. Adventure sports से क्या समझते हैं? What do you mean by the adventure sport? Adventure sport means a kind of a sports in which the uncertainty is there. Uncertainty means risk ज़्यादा है, पता नहीं है कब क्या होगा. Such kind of sports are known as the adventure sports. तो why we are discussing why we perform, or you can say why we are perform the adventure sport. जब इतना ज़्यादा रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, तो परफॉर्म ही क्यों करते हैं? What are the objectives, you can say that, of the adventure of sports? The first objective is the minimize the pollution. इन नॉर्मली जो स्पोर्ट्स होते हैं उनमें पॉल्यूशन होने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है तो नॉइज़ पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाता है, एयर पॉल्यूशन भी ज़्यादा होता है। लेकिन जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं नॉर्मली ये दिस काइंड ऑफ स्पोर्ट्स वी परफॉर्म इन द फॉरेस्ट्स। तो फॉरेस्ट में होते हैं तो हम उसमें वहाँ जो क्राउड है या स्पेक्टेटर्स हैं उनके नंबर भी थोड़े कम हो जाते हैं, स्ट्रेंथ कम होती है तो पॉल्यूशन होने के चांस भी कम हो जाते हैं। फिर है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। नॉर्मली एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रमोट द अवेयरनेस रिलेटेड टू द वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के रिलेशन में ये एक अवेयरनेस क्रिएट करता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स जब अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है तो ऑब्वियसली बाय द साइड ये आप कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन कर रहा है वाइल्ड लाइफ को। जितनी भी एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका उसमें मोस्टली यूज़ होता है, और पहला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स जो है वो फॉरेस्ट ही है। तो फॉरेस्ट में जितने भी एडवेंचर स्पोर्ट्स हो रहे हैं तो फॉरेस्ट का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो इट्स ऑल्सो ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट दैट इन द एडवेंचर स्पोर्ट वी यूज़ द नेचुरल रिसोर्सेज, गिव थ्रिल्स। एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है वो जो रिस्क है, रिस्क लेने की जो है आपकी टेंडेंसी है उसको चेक भी करता है और इम्प्रूव भी करता है। तो उससे थ्रिल जो है, रोमांच जो है वो बढ़ जाता है। एनकरेज द टूरिज्म। एडवेंचर स्पोर्ट ऑलवेज एनकरेज द tourism because tourism number of jobs, you can say it create a number of job for the many peoples. बहुत सारे लोगों को ये जॉब भी प्रोवाइड करता है और टूरिज्म को भी बढ़ावा देता है। फिर नेक्स्ट है आपको एडवेंचर एक्टिविटीज़। अब जो एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म होती हैं। सम एक्टिविटीज़ like rock climbing, mountaineering, camping, river rafting, surfing, paragliding, parasailing, bungee jump। कुछ एक्टिविटीज़ के नाम आपने सुने होंगे।
देखा भी होगा टीवी में, मैगजीन्स में, परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला. इफ़ यू वांट टू परफॉर्म देन यू कैन गो द हिल स्टेशन लाइक देहरादून और मसूरी, जहाँ पर कि रॉक क्लाइंबिंग और रिवर राफ्टिंग, बंजी जंप, इस तरह की जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म कराई जाती हैं. पहली एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं रॉक क्लाइंबिंग. रॉक क्लाइंबिंग क्या होती है? रॉक क्लाइंबिंग वर्ड से समझ में आ रहा है, रॉक मीन्स पहाड़, पर्वत, क्लाइंबिंग मीन्स उस पर चढ़ना. तो इस तरह की एडवेंचर एक्टिविटी जिसमें हम एक रॉक पे क्लाइंब करते हैं विद द हेल्प ऑफ रोप. रोप को क्या होता है, हम पिटन्स के थ्रू, पहले हुक होते हैं और हुक को पिटन्स के थ्रू रॉक्स में फिक्स कर लेते हैं. उसके बाद एक रोप के थ्रू अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं, खींचते चले जाते हैं और एक पर्टिकुलर पॉइंट तक अपनी बॉडी को क्लाइंब करके ले जाते हैं. तो रॉक क्लाइंबिंग एक एडवेंचर स्पोर्ट्स आता है. इसमें अनसर्टेनिटी तो है ही, अगर सपोज रस्सी टूट जाती है या गिर जाते हैं तो नीचे जो है आइदर द वाटर इज देयर और द प्लेन सरफेस और द रॉक्स करते हैं, तो रिस्क ज़्यादा है, इसीलिए इसे एडवेंचर स्पोर्ट्स कहते हैं. नेक्स्ट है माउंटेनियरिंग. माउंटेनियरिंग में एक माउंटेन पे पर्टिकुलर डिस्टेंस को आप कवर करते हैं किसी भी पीक पे, आइदर एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, ये कुछ पीक्स हैं. इन पीक्स पे जब हम चढ़ते हैं तो दैट इज नोन एज माउंटेनियरिंग. जो पाथवे है उस पाथवे पे पहले कोई जा चुका हो ये भी पॉसिबिलिटी है, और कोई ना गया हो ये भी हो सकता है. वो जो माउंटेन है वो वहाँ पर स्नोफॉल भी हो सकता है और वो नॉर्मल माउंटेन्स भी हो सकते हैं. तो जब उसमें आप कोई अपनी जर्नी कंप्लीट करते हैं माउंटेन पे, दैट इज नोन एज अ माउंटेनियरिंग. कैंपिंग नॉर्मल एडवेंचर एक्टिविटीज़ है जिसमें कैंप लगाया जाता है. किसी आप फॉरेस्ट में जा रहे हैं या किसी अननोन प्लेस पे एरिया में जाते हैं, वहाँ जाने के बाद कैंप यानी कि टेंट लगाते हैं और अपने साथ कुछ फ्रेंड या कलीग्स के साथ जाते हैं या स्कूल के अपने साथियों के साथ भी जा सकते हैं. और जाने के बाद वहाँ 1 डे 1 नाइट या 2 डे 2 नाइट का स्पेंड करते हैं. थ्रिल ये होता है कि वो एक ऐसी अननोन जगह होती है जहाँ पहले नहीं गए होते हैं, और जब वहाँ पर एक नाइट स्पेंड करते हैं आप तो थ्रिल होता है कि आसपास फॉरेस्ट है, तो वाइल्ड लाइफ है, तो जंगली जानवर भी आ सकते हैं, तो डर होता है. लेकिन वहाँ ऐसे एरिया को ही रिकमेंड किया जाता है या सजेस्ट करा जाता है कैंपिंग के लिए, जहाँ पर कि नॉर्मली जो जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं वो आते नहीं हैं नॉर्मली, वहीं कैंपिंग लगाने की परमिशन दी जाती है. और ऐसा करना भी चाहिए कि वहीं कैंपिंग ऑर्गेनाइज करनी चाहिए जहाँ पर कि इस तरह के जो जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं वो नॉर्मली वे में रोमिंग ना करते हों, घूमते फिरते ना हो. नेक्स्ट इज़ अ रिवर राफ्टिंग. रिवर राफ्टिंग के जो है ये एक रिवर्स यानी कि पानी पर राफ्टिंग मीन्स तैरना. अब रिवर राफ्टिंग जो है ये बोट पे नॉर्मली होती है. बोट पे तैरना है. बोट किस चीज़ की होती है? ये सिंथेटिक बोट होती है जिसके अंदर एयर फिल कर देते हैं और उसमें 4 से 6 जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बैठते हैं, और जो फ्लो होता है वाटर का फ्लो, वो फ्लो इतना ज़्यादा तेज होता है और जिगजैग वे में होता है कि उसमें अपनी बोट को कंट्रोल करना, अपने आप को कंट्रोल करना, उसके बाद पर्टिकुलर जर्नी को कंप्लीट करना एक पर्टिकुलर टाइम में. दैट इज नोन एज रिवर राफ्टिंग. रिवर राफ्टिंग भी ऐसी जगह होती है जहाँ पर फाउंटेन्स ज़्यादातर हों और जो वाटर का फ्लो है वो बहुत तेज हो, वहाँ रिवर राफ्टिंग परफॉर्म करी जाती है. सर्फिंग जो है वो एक ऐसा एडवेंचर स्पोर्ट है जो कि समुद्र में परफॉर्म करते हैं. समुद्र के वेव्स होती हैं ओशियंस की, उन ओशन की वेव्स के साथ अपनी बॉडी को एक सर्फिंग बोर्ड पे, एक सर्फिंग बोर्ड होता है, सर्फिंग बोर्ड पे आप अपने जो पैर है उन्हें फिक्स कर लेते हैं, और करने के बाद जो फ्लो आता है वेव्स का, उन वेव के फ्लो के साथ अपनी बॉडी को बैलेंस करते हुए अपनी बॉडी को आगे की तरफ मूव करते हुए ले जाते हैं. तो ये जितने भी एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, इन स्पोर्ट्स में थ्रिल और अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है. फिर पैराग्लाइडिंग और पैरासेलिंग 2 तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं जिसमें थोड़ी सिमिलरिटी भी है और डिसिमिलरिटी भी है. सिमिलरिटी ये है कि पैराग्लाइडिंग जो है वो उसमें जंप होती है ग्लाइडर के साथ. इसी माउंटेन पीक से एक ग्लाइडर काइट की शेप का एक ग्लाइडर जो अपनी पीठ पे बांध दिया जाता है और वहाँ से जंप करते हैं एक बर्ड के जैसे, और नीचे जो प्लेन एरिया है वहाँ पर आफ्टर टाइम आप लैंड कर जाते हैं.
और पैरासेलिंग जो होता है उसमें भी मूव करते हैं ऑन द ओशन, पानी जो होता है उसमें एक बोट के पीछे अपने आप को रोप के हेल्प से हुक कर लेते हैं और सेलिंग करते हुए आगे की तरफ मूव करते हैं। किस पे? पानी पे। पानी में जो बॉडी मूव करती है उसे हम कहते हैं पैरासेलिंग, और जो हवा में बॉडी मूव करती है दैट इज पैराग्लाइडिंग। इसके अलावा एक और एडवेंचर स्पोर्ट है दैट इज़ अ बंजी जंप। बंजी जंप जो है वो एक पर्टिकुलर हाइट से अपने जो पैर हैं उनमें एक रस्सी बांध के आप जंप करते हो, और जंप जब करते हैं आप तो नीचे जो है वो ऐसा प्लेस होना चाहिए, ज़्यादा पानी होना चाहिए, नॉर्मली पानी ही होता है, जिससे कि अगर वहाँ से नीचे गिर भी जाए तो पानी में अपनी बॉडी आप सेफली लैंड कर सकें। ये होता है स्काई डाइव। स्काई डाइविंग इज़ अनदर एडवेंचर स्पोर्ट जिसमें एक पर्टिकुलर हाइट पे हेलीकॉप्टर या फिर एरोप्लेन की हेल्प से, कुछ प्राइवेट प्लेन्स की हेल्प से आप जाते हैं पर्टिकुलर हाइट पे, और उस हाइट के बाद आप वहाँ से जंप करते हैं, और जंप करने के बाद फिर हवा में डाइव करते हैं। डाइविंग तभी उसको कहते हैं स्काई डाइविंग, यानी हवा में डाइव करना, कुछ कलाबाजी करते हुए फिर धीरे धीरे करके आप नीचे जब आ जाते हैं कुछ पर्टिकुलर हाइट पे, उस हाइट के बाद अपने पैराशूट को ओपन कर लेते हैं और फिर स्लोली सरफेस पर लैंड कर लेते हैं। दीज आर सम एडवेंचर एक्टिविटीज़। ये सभी एक्टिविटीज़ जो है एडवेंचर एक्टिविटीज़, इसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, थ्रिल बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन्हें कहते हैं एडवेंचर एक्टिविटीज़। ओके, द रेस्ट ऑफ टॉपिक्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।